press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आलिया शाह जी और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे बैरिस्टर हामिद बिशानी साहब, जो कि बहुत नॉलेजेबल हैं। वो पाकिस्तानी मूल के हैं और कनाडा में रहते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसकी लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मामलात हम देख रहे हैं जहां हमें पूरी दुनिया से बड़ी खबरें मिलती हैं, वहीं पर जब हम बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया की, तो एक बार फिर एक खबर सामने आई और उसमें ये हुआ कि हमारे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक तकरीब में मौजूद थे, उसमें वो स्पीच करे थे। उसमें उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस पे बड़ी तफसीली गुफ्तगू की और उन्होंने ऑफर किया कि इंडिया को डायलॉग के लिए, टेबल टॉक के लिए, कि हम अपने जो सारे हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उनको अगर सॉल्व किया जा सकता है तो पीसफुल रेजोल्यूशन की बात की। साथ ही उन्होंने अपनी जो है न्यूक्लियर पावर की भी बात की। अच्छा, इसी के साथ ये भी हुआ कि साथ ही एक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की एक तकरीब थी जिसमें हिना रब्बानी साहबा मौजूद थी। उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने भी ऐसी बात की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये तो हमारा हमसाया मुल्क जो है वो हमसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो डार्लिंग ऑफ द वेस्ट हो चुका है। तो हमारे साथ जब बात की बात आती है तो बड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती है। तो सर, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि बहुत दफा ऐसी बातें होती नहीं, लेकिन क्या ये जो बात हो रही है कि हमसाया मुल्क नहीं करना चाहता, उसको अब जरूरत नहीं है, क्या ये बात इस तरह लेनी चाहिए? ये ठीक है, दुरुस्त है? ये बात जो है ये आधी दुरुस्त है कि हमसाया मुल्क नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं बनती। ये जो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, जो रीज़न उन्होंने पेश किया है, यही रीज़न हम बहुत अरसे से पेश कर रहे हैं कि इस वक्त जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो किसी भी तरीके से अमन की बात है या ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात है, वो ज़रूरत पाकिस्तान की ज़्यादा बनती है, इंडिया की नहीं बनती। और इस वक्त का जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, इससे मुराद हर दौर में तकरीबन यही सिचुएशन रही है कि हर दौर में जो लोग इन चीज़ों पे बात करते रहे वो यही कहते रहे कि इस वक्त ज़रूरत जो है वो पाकिस्तान की है, इंडिया की नहीं है, जहाँ तक हिना रब्बानी खैर का ताल्लुक है। लेकिन इसका उन्होंने अब जो उल्टा मंतकीय पेश, यानी इससे मैसेज ये देने की कोशिश की है कि हम जो तैयार हैं जी, लेकिन वो बात नहीं करते, विच इज़ टोटली इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट किसी भी तरीके से दुरुस्त नहीं है कि एक सच्चाई को मान के तो फिर उस सच्चाई को दूसरी सच्चाई के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए मान लिया जाए। असल सच्चाई ये है कि उन्होंने जो बात की है उसमें ज़रूरत जो है वो बहरहाल पाकिस्तान की बनती है और हर दौर में बनती थी, और अब जो हाल हो गया है वो तो मज़ीद बनती जा रही है। तो इसी के साथ अगर आप शहबाज शरीफ की बात को जोड़ के देखें एज ए प्राइम मिनिस्टर, जो उन्होंने बात की है, तो उसमें मैं तो वो वीडियो जो है वो पूरा तो मैं नहीं देख सकता, लेकिन उन्होंने गालिबन, अगर मैं सही हूं तो मसला कश्मीर का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो भी मामलात हैं, तो ये एक बहुत बड़ी जो है ना एक जंप है और एक बहुत बड़ी खबर है कि किसी भी फोरम पे, ख्वाह वो छोटा हो या बड़ा हो, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया का नाम ले और उसमें कश्मीर का नाम ना ले, तो ये होता नहीं था नॉर्मली। तो इस हवाले से ये जो है ये पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जिन्होंने ये बात की है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो चंद दिन के प्राइम मिनिस्टर रह गए हैं। एक देखें, इसमें जो ख़ास बात होती है, इंडिया का हमेशा से ये प्रॉब्लम रहा है कि हम पाकिस्तान से बात किससे करें। आप किसी भी प्राइवेट महफिल में उनसे अगर पूछें तो उसका जवाब उनके पास यही होता है कि हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात किससे करें, क्योंकि वहाँ जो हुकूमतें हमें बात करने के लिए कहती हैं, पहली बात यह है कि उनके फ्यूचर के बारे में कोई बात सर्टेनिटी के साथ नहीं कही जा सकती कि वो कितने अरसे के मेहमान हैं, और दूसरी बात यह है कि क्या वो इस पोजीशन में हैं कि वो उनसे अगर कोई बात की जाए तो वो बात को इम्प्लीमेंट कराने की पोजीशन में हैं या नहीं है।
ये जो है ना एक लॉन्ग स्टैंडिंग किस्म का इंडिया का स्टैंड रहा है, और इस वजह से बड़े बड़े इम्पॉर्टेंट तरीन जो डेवलपमेंट हुई थी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान पीस टॉक्स के हवाले से या इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हवाले से, वो हल होते होते रह गए। अब यहाँ पे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके पीछे जाहिर है जो लॉजिक है वो यही है कि दो किस्म की हुकूमतें जो हैं ये इस मौजू पे बात करती रही। एक जिनका जो है वो फ्यूचर बहुत ज़्यादा अनसर्टन था कि इनको किसी वक्त भी जो है वो टॉपल डाउन कर लिया जाएगा, तो इंडिया का ये मौक़िफ़ रहा है कि इनसे बात करने का फ़ायदा क्या है कि जब इन्होंने रहना ही जो है वो इतने लिमिटेड टाइम के लिए है। और ये शहबाज शरीफ के मामले में तो ये बात 100% दुरुस्त है, क्योंकि ये दिनों या महीनों की बात है जो वो खुद बार बार अनाउंस करते हैं कि ये हुकूमत जो है वो 11 को चली जाएगी या 12 को या अगले महीने में, लेकिन इज़ अ मैटर ऑफ वीक्स एंड मंथ्स। तो उसमें ये जो टॉक्स होती हैं बात करने की, इस पे तो कई महीने तो सिर्फ आपको जो गुफ्तो शनीद का प्रोसेस होता है उस पे लगते हैं, और कई महीने आपको उसकी तैयारी के लिए लगते हैं। और ये नहीं कि आप जस्ट जाते जाते जो है वो इंडिया के साथ भी एक बात करें, अनलेस कि बैकग्राउंड में उन्होंने कोई बातें की हुई हैं, जैसा कि पहले साबिक प्राइम मिनिस्टर के दौर में हो रही थी कि उन्होंने जो है आल दो के वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं था, लेकिन उनके दौर में एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंडिया के साथ बहुत सारे मामला तय कर चुकी थी, लेकिन उसकी जो फाइनल डिस्प्ले होना था मोदी साहब के दौरे की वजह से वो नहीं हो सका, जिसकी वजह से मामला रुक गया। तो ये जो है ये एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि यहाँ के हुक्मरान तबकात जो हैं वो उस वक्त इंडिया से किसी ताल्लुकात बेहतर बनाने के हवाले से या पॉजिटिवली बात करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा जो है उनके पास या टाइम बहुत कम रह जाता है या उनकी जो क्रेडिबिलिटी और इम्प्लीमेंटेशन का जो पावर्स होती हैं वो ख़त्म हो चुकी होती है। इसको अगर आप हिस्टोरिक देखें हिस्टोरिकली तो 3 ऐसे हुक्मरान थे जो पाकिस्तान में इस पोजीशन में थे कि वो मसला कश्मीर समेत इंडिया के साथ तमाम मामला तय कर सकते थे। उनको अवामी हमायत भी हासिल थी, उनकी क्रेडिबिलिटी भी थी और उनके पास टाइम भी था, और उन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट भी किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको, जिनको मैं ताकतवर तरीन हुक्मरान कहता हूँ, वो भी इसको जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन का ताल्लुक है उस पर वो बुरे तरीके से नाकाम हुए। उसमें पहले नंबर पे अयूब खान थे। तो अयूब खान, जिनको आपको पता है कि वो एक मोस्ट पावरफुल उस वक्त के हुक्मरान इस हिसाब से थे कि वो उन्होंने खुद अपने आप को फील्ड मार्शल भी बना दिया था, अपने आप को सदर भी जो है वो इलेक्ट करा लिया था, और जाहिर है कि फ़ौज के चीफ भी थे वो। तो पाकिस्तान के यही उस वक्त जो है वो पावरफुल हल्के थे जिनको वो कम्प्लीटली अपनी गिरफ्त में ले चुके थे, और वो इस पोजीशन में थे कि वो कुछ भी जो है इम्प्लीमेंट कराने के लिए तैयार थे। जो आदमी फातिमा जिन्ना के ख़िलाफ़, जो लोगों की यादाश्त के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी, एक पॉपुलर पॉलिटिशियन थी, और पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियन उस वक्त ईस्ट और पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में उनके साथ खड़े थे। जो शख्स उनके खिलाफ धांधली करा सकता है और धांधली के ज़रिए मुंतखब होकर लोगों को ये मनवा सकता है कि ये इलेक्शन फेयर हुए और कुछ अरसे तक वो इलेक्शन चल भी सकते हैं, और फिर इसी प्रोसेस में वो पाकिस्तान को इंडिया के ख़िलाफ़ जंग में भी झोंक सकता है, और इसी प्रोसेस में वो इंडिया के से जंग हारने के बाद जो है वो अपनी हार को जीत के तौर पे जो है वो अवाम से मनवा सकता है, जो आज तक चल रहा है। ऑब्वियसली 65 की जंग, इस पे कोई दुनिया का कोई हिस्टोरियन, कोई गैर जानबदार बंदा ये नहीं कह सकता कि ये जंग पाकिस्तान हारा नहीं था। लेकिन अयूब खान ने जो नैरेटिव जो है अवाम से मनवाया ये था कि इंडिया भाग गया और हार गया है जंग, हालांकि इंडिया जो है वो लाहौर पहुंच गया था। और ये सारी दुनिया के साथ इन्होंने जाके अपीलें कर करके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को इन्वॉल्व करके अभी जो डॉक्यूमेंट डी क्लासीफाई हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से वाशिंगटन में, आप जाके उनको देखें कि क्लियरली इन्होंने जाके अमरीकियों से
ये अपीलें की कि ये किसी तरीके से जी जंग बंद करा दें, और ताकि मज़ीद जो है वो आगे इंडिया को बनने का वो न हो। तो वो आदमी जो है वो मसला कश्मीर के हवाले से इंडिया के साथ जो दीगर तनाज़े थे उनको हल करने की पोजीशन में था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका और बिलाखिर उसके ख़िलाफ़ भी एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई। दूसरे जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, 71 में जो पाकिस्तान को शिकस्त हो गई थी बांग्लादेश में, और जो फौजी कैदी बने थे उसकी वजह से फ़ौज पे उनकी गिरफ्त बहुत मजबूत हो गई थी, क्योंकि फ़ौज उस वक्त जो है उसके मराल डाउन होके तो दीवार से लग गई थी। एस्टेब्लिशमेंट पे उनका पूरा कंट्रोल था। पाकिस्तान की जो वेस्ट पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे जुल्फ़िकार अली उभरे थे पहली दफ़ा, और उस हवाले से एक राय आमा भी ये थी कि जी एक जो है एक पॉलिटिशियन इलेक्शन जीता है और उसके पास एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है और उसने एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाई हैं, तो इसलिए वो कोई भी फैसला करे तो अवाम मान सकते थे। लेकिन उन्होंने कश्मीर इशू डिस्कस ज़रूर किया, उसकी तकसीम की, एक अननेचुरल तकसीम की बात की, और वापस आके उसको जब इम्प्लीमेंट कराने की उन्होंने कोशिश की तो उसमें वो बुरे तरीके से नाकाम हुए। हालांकि शिमला माहिदा में माहिदा होने की वाहिद वजह यही थी। अब लोग ये पूछते हैं कि इंदिरा गांधी का क्या प्रॉब्लम था जी, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि उन्होंने जंग जीती थी, 90,000 पाकिस्तानी फ़ौजी कैदी बना लिए थे, बांग्लादेश उसके साथ था, पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे वो हमला करने की पोजीशन में थी, पाकिस्तान एक शिकस्त खोरदा और एक हारे हुए मुल्क के तौर पे उसके सामने बैठा था तो टेबल पे, तो उसका प्रॉब्लम क्या था कि उसने जो है वो पाकिस्तान की शराइत मान ली और उनके साथ समझौता करके शिमला अकॉर्ड। तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी को ये यकीन दिलाया था कि नाउ पाकिस्तान इज़ ए न्यू कंट्री, अब हम पुराने लोग नहीं रहे हैं, हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान चला रहे हैं, और अगर आप इस वक्त हमारे साथ कोई सख्त रवैया इख्तियार करेंगे, मुझे कुछ ऐसी चीज़ नहीं देंगे जो मैं लेके वापस पाकिस्तान जाऊं, तो यही जो एस्टेब्लिशमेंट है जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़, ये दोबारा जो है वो मजबूत हो जाएगी और ये हमें टॉपल डाउन कर देंगे। इसलिए आप मुझ पर एतमाद करें, आप हमारे साथ ये मायदा करें कि हम इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जितने कॉन्फ्लिक्ट हैं इंक्लूडिंग कश्मीर इशू वो रिजॉल्व करेंगे, और मैं जाते ही पहला काम यही करूँगा। ये उन्होंने उनको अंडरटेकिंग दी, जिस पे बाकोल इंदिरा गांधी के कि उसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डेमोक्रेसी के इंटरेस्ट में ये डिसीजन किया कि जी हम कैदी भी रहा कर देते हैं, पाकिस्तान के साथ शिमला अकॉर्ड भी साइन कर देते हैं। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब वापस आए तो अपनी ताकत के पीक पे होने के बावजूद जो तकसीम कश्मीर का फार्मूला ब्लंटली उन्होंने पेश किया कि जी चूँकि शिमला माहदे का मतलब ही ये था कि दोनों अरब डिस्प्यूट इंक्लूडिंग मसला कश्मीर हम हल करेंगे, तो उनको ये नज़र आया कि इसका हल जो है वो सिर्फ तकसीम का है, कि जो हमारे पास है हमें रहने दो, जो आपके पास है आपके पास रहने दो। तो उसके जवाब में फिर उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा रिबेलियन हुआ, मीरपुर में उनके खिलाफ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, लोग सड़कों पे आ गए और लोगों ने कहा कि जी बच्चा बच्चा कट मरेगा, लेकिन कश्मीर जो है उसको हम तकसीम नहीं होने देंगे, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मसला कश्मीर का हल ये निकाला कि कश्मीर को सूबा बना दें और उधर जम्मू कश्मीर इंडिया के पास जो है वो इसी तरह उनके पास हो तो मामला ख़त्म, लेकिन इसके ख़िलाफ़ लोगों ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। तीसरे नंबर पे इस बेस पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, जो है कमांडर इन चीफ भी थे पाकिस्तान आर्मी के, प्रेसिडेंट भी थे, जिनको जो है वो पार्लियामेंट और आपकी जो है वो अदलिया ने भी लेजिटिमेसी दे दी थी उनके इलेक्शन को, जजेस ने, और उसके बाद मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन के तौर पे अपनी जगह भी बना चुके थे। लेकिन उनका जो 4 नकाती फार्मूला था कश्मीर इशू पे लेके, जिसको वो लेके आगरा गए, और अटल बिहारी वाजपेयी जैसा एक अमन पसंद शख्स जो है वो उनको उस वक्त मैसर था, जिसने पहले नवाज शरीफ के ज़माने में
लाहौर का दौरा करके ये कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ हर किस्म के मामला तय करने के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद 2 दिन आगरा में घूमने फिरने के बावजूद परवेज़ मुशर्रफ जो है वो इस मामले में कोई ठोस पेशकदमी नहीं कर सके। उसकी वजह क्या थी कि उसकी वजह भी यही थी कि उनका इंटरनल जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर और पाकिस्तान में जो वार मोंगर और इस तरह के लोगों की एक लॉबी थी। अलग बात है कि बाद में उन्होंने कहा कि जी चूँकि ये मेरा फ़ौरनकाती फार्मूला था जिसको इंडियन जो कैबिनेट है उसने अप्रूव नहीं किया, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ सकी। हालांकि इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इंडियंस ने उनके सामने ये शर्त रखी थी कि अगर आप सेंसियर हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पीस के लिए, तो आप सबसे पहले जो है वो ये जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है और ये जो दहशतगर्दी है इसके खिलाफ पोजीशन लें, जिस पे जनरल मुशर्रफ पोजीशन लेना नहीं चाहते थे कि क्या हम ये मिलिटेंसी को और क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं या नहीं। और ये दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आपने देखा कि हामिद बिशानी साहब खुद एक ज्ञान का भंडार हैं। और दूसरी ओर उन्होंने जब बात स्टार्ट की शहबाज शरीफ से, तो मैं आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ अब कुछ ही दिनों में जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। पाकिस्तान को नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है। तो जाते जाते शहबाज शरीफ को याद आई कि वो भारत से बात करना चाहते हैं और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आगे गुहार लगाई है कि वो टेबल टॉक्स करें और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को बेहतर करें और ट्रेड को ओपन करें। जहां पे हमेशा की तरह भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे वो इमरान खान को इग्नोर किया करते थे, सेम तरीके से शहबाज शरीफ का जो फोन है वो उठाना बंद कर दिया, क्योंकि मोदी जी भी जानते हैं कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री से बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि असली जो राजा है वो सबको पता है, वहां की पाकिस्तानी आर्मी है। और ऐसा ही क्यों होता है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनको जाते जाते ही याद आती है कि भारत से बात करना है। इमरान खान को भी जाते जाते याद आई थी और जब वो हुकूमत से हट गया था तब उसे लगा था कि भारत से बात करनी चाहिए और मोदी जी और जयशंकर जो है वो अच्छे इंसान है। और सेम शहबाज शरीफ के साथ भी यही हो रहा है, जाते जाते उसे याद आई है। और दूसरी ओर हामिद बिशानी साहब ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जंगे हुई हैं उनको बड़ी खूबसूरती से जो है वो बयां किया। और खासकर वो पाकिस्तान के 3 लीडर बताए जिसमें अयूब खान, जुल्फिकार अली भुट्टो और जनरल परवेज मुशर्रफ हैं, जो 3 ऐसे नेता हैं जो कश्मीर मसले को सॉल्व करने के करीब आए थे। पर मैं खासकर मुशर्रफ की बात करना चाहूंगा। मुशर्रफ मुझे लगता है कि कभी भी जो है कश्मीर का मसला सॉल्व नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर वो करना चाहता होता तो वो करगिल युद्ध नहीं करता। और कहा जाता है कि जब मुशर्रफ ने करगिल युद्ध की शुरुआत की थी या जब भारत पर अटैक किया था तो नवाज शरीफ जबकि उस टाइम के प्रधानमंत्री थे उनको भी इस बारे में नहीं पता था। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।